इस एनिमे के मेन कैरेक्टर के पास इमोर्टल किंग की पावर्स है। चाहे तो वो टाइम एंड स्पेस को भी कंट्रोल कर सकता है। और एक दिन इसके सिटी शिकागो पर एक एस रैंक डीमन किंग फ्रॉग अटैक कर देता है तो वैंग लिंग सिर्फ अपने एक ही किक से उसे नॉकआउट कर देता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वैंग लिंग अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और ये वैंग लिंग का स्कूल का पहला दिन होता है। वैंग जब स्कूल के अंदर एंटर करता है तो दो बंदे मिलकर उसे बुली कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी फोर्स वैल्यू सबसे कम होती है और वैंग से कुछ पैसों की डिमांड करते हैं। और इसी बीच एक अटैक उन दोनों को जाकर लगता है और ये अटैक सुरुंग नाम की लड़की ने किया था और वो बड़े ही आइकॉनिक स्टाइल से नीचे आती है और वैंग की तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाती है। मगर वैंग होता है सख्त लोंडा, वो उसे 10 का नोट देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें मास्टर जुई को दिखाया जाता है जो सभी स्टूडेंट का वेलकम करते हुए कहते हैं सभी स्टूडेंट को स्पिरिचुअल फोर्स का टेस्ट देना होगा। जिस स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आएंगे उसे सीधा एलिट क्लास में भेज दिया जाएगा। फिर सभी स्टूडेंट को टेस्ट देने के लिए बुलाया जाता है और सबसे पहला नंबर होता है इस चोमू का। जब ये अंदर जाता है तो तभी अचानक से डीमन किंग फ्रॉग की स्पिरिट आ जाती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो खड़ा होता है और वो दौड़ता हुआ डीमन किंग फ्रॉग की स्पिरिट पर अटैक कर देता है। लेकिन उसके अटैक का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो पीछे जाकर गिरता है और ऐसे करते करते कई सारे स्टूडेंट की बैंड बजते जा रही थी। फिर चेन चाओ नाम के एक स्टूडेंट की बारी आती है जो अपने हाथों में अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को भर लेता है और उस फ्रॉग पर अटैक कर देता है और चेन चाओ का स्कोर होता है 938 और उसे सीधा एलिट क्लास में भेज दिया जाता है। इसके बाद सुरोंग की बारी आती है, वो भी अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को अपने हाथों में भर लेती है और उस फ्रॉग पर अटैक कर देती है और उसके इस अटैक से वो फ्रॉग अपनी जगह से थोड़ा सा दूर हो जाता है और सूरों का स्कोर होता है 219। फिर उसके बाद वैंग का नंबर आता है लेकिन जैसे ही वैंग टेस्ट देने के लिए अंदर आता है वो फ्रॉग उसे सेंस कर लेता है और वो डरते हुए कहता है तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डीमन किंग फ्रॉग ने मास्टर जुई की हालत खराब कर रखी होती है। डीमन किंग फ्रॉग अपना फाइनल अटैक करने जा रहा था लेकिन तभी बीच में वैंग आ जाता है और उस डीमन किंग फ्रॉग को अपनी एक ही किक में नॉकआउट कर देता है और डीमन किंग फ्रॉग को ये याद आता है कि इसी बंदे ने मुझे पहले भी हराया था। इधर वैंग अपनी फोर्स वैल्यू को बहुत ही कम रखता है और उस फ्रॉग पर अटैक करने को जाने लगता है। इधर डीमन किंग फ्रॉग डरता हुआ कहता है अगर इसका ये अटैक मुझे लगा तो मेरी स्पिरिट भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और तभी अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ डीमन किंग फ्रॉग चारों खाने चित होता है। ये सभी चीजें देखकर स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और तभी हमें वैंग का स्कोर दिखाया जाता है जो इतना ज्यादा होता है कि पूरी डिस्प्ले भी उसके लिए कम पड़ जाती है। वैंग सोचने लगता है कि इसे तो मैंने इतनी जोर से मारा भी नहीं। फिर वो अपनी आई का इस्तेमाल करके देखता है कि डीमन फ्रॉग तो सिर्फ मरने का नाटक कर रहा है और टीचर वैंग को भी एलिट क्लास में भेज देते हैं। कि क्लास का पहला दिन दिखाया जाता है, हम वहाँ पर एक लेडी टीचर को देखते हैं जो उन सभी स्टूडेंट को सिखा रही थी कि हम कैसे एक पावरफुल क्रिएचर को दूसरी दुनिया से समन कर सकते हैं। फिर चेन चाओ एक डिवाइन ड्रैगन को समन करने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में एक लड़कियों वाली छड़ी आकर गिरती है जिसके वजह से पूरा क्लास उसके ऊपर हंसने लगता है। इधर सूरोंग ने एक डॉग को समन किया था जो कि इनकम्प्लीट था और इधर लेडी टीचर वैंग को भी कुछ समन करने को कहती है। वैंग अपने हाथों को ऊपर करके कंसंट्रेट करने लगता है और उसके आसपास कई सारे क्रिएचर्स दिखने लगते हैं लेकिन तभी एक बड़ा सा धमाका होता है और धूल हटने पर हम देखते हैं कि वहाँ पर डीमन फ्रॉग होता है जिसे देखकर कई सारे बच्चे क्लासरूम से भागने लगते हैं। तभी लेडी टीचर आती है और कहती है फिक्र मत करो बच्चों, मैं तुम्हें बचा लूंगी। फिर लेडी टीचर सूरोंग के इनकम्प्लीट डॉग को लेती है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस फ्रॉग को एक डॉग में ट्रांसफॉर्म कर देती है। क्लास के सभी बच्चे डॉगी के पास आते हैं और कहते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है और वो सभी मिलकर उसका नाम फ्रॉगी 2 रख देते हैं और क्लास के सभी स्टूडेंट उसके साथ खेलने लगते हैं। क्या यार, बेइज्जती करवा ली, पहले डीमन था और अब कुत्ता बन गया। फिर हमें एक ऑपरेशन थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक धमाका होता है और नर्स रोते हुए बाहर आती है। वोंग नाम का बंदा कहता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। उन्हें लगता है कि उनका बच्चा मर गया है मगर तभी वैंग अपनी माँ की पेट से चलकर आता है जिससे देखकर वैंग के फादर बेहोश हो जाते हैं। और जैसे जैसे वैंग बड़ा होता जा रहा था तो उसकी पावर्स भी बढ़ती जा रही थी और वैंग ने 6 साल की उम्र में ही डीमन किंग फ्रॉग को एक किक से नॉकआउट कर दिया था। इसलिए उसके फादर उसकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए कई सारे सील का इन्वेंशन करते रहते हैं और उन सील को वैंग के गर्दन पर लगा दिया करते थे। वैंग के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि जब भी वो किसी बाउल को टच करता था तो उसके टच करने से ही वो टूट जाता था। इसलिए उसकी मॉम उसे सप्लीमेंट के तौर पर एक गोल्डन पिल दिया करती थी ताकि वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सके और एक आम बच्चे की तरह अपनी जिंदगी को जी सके। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे थे लेकिन वैंग को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वैंग एक शॉप पर जाता है
वहाँ से चिप्स खरीदने के लिए। लेकिन पहले किसी बंदे ने दुकान की सारी चीजों को खरीद लिया था और वो बंदा कहता है ये सारी चीजें तुम सभी के लिए फ्री है, मगर तुम्हें सूरोंग को वोट देना होगा। सभी स्टूडेंट को ये ठीक नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगते हैं। सूरोंग अपने बॉडीगार्ड के साथ एंट्री लेती है और चेंचाओ से कहती है आखिर तुम लोग मेरे खिलाफ क्यों हो। वूहो कहता है तुम चीटिंग कर रही हो, तुम गिफ्ट देकर वोट मांग रही हो। तभी वैंग कहता है सूरोंग मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा इन 5 नूडल्स के बदले, और इस बंदे को तो सिर्फ नूडल्स से मतलब होते हैं। तभी सूरोंग अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन सूरोंग के मैजिक का असर वैंग पर नहीं होता और वो उसके लिए एक गोल्डन पिल छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सूरोंग ने 5 नूडल्स के पैकेट देकर उस पर एहसान किए हैं। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। जब टीचर एंट्री लेता है तो उन्हें पता चल जाता है कि सूरोंग ने अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके इन सभी को कंट्रोल कर रखा है, इसलिए वो इस मैजिक को तोड़ने का कॉन्सेप्ट समझाने लगते हैं। वो बताने लगते हैं कि कई हजार साल पहले एक इमॉर्टल बंदा था और उसके 3000 फॉलोअर्स थे, और सूरोंग ने जिस मैजिक का इस्तेमाल किया है वो मैजिक भी इसी बंदे की देन है। इस मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी पर्सन को फ्री के गिफ्ट देने पड़ते हैं, और जिस किसी ने भी ये गिफ्ट लिए थे वो सभी उस यूजर के कंट्रोल में आ जाते हैं। सूरोंग वैंग की तरफ देख रही थी और वैंग को लगता है कि वो उसे दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वैंग सूरोंग को इशारा करके कुछ बताता है और सूरोंग को लगता है कि वैंग उस गोल्डन पिल को खाने के लिए कह रहा है। वो उस गोल्डन पिल को खा लेती है और ये गोल्डन पिल स्पिरिचुअल फोर्स को कम कर देती है, जिसकी वजह से उसका स्पिरिचुअल फोर्स कम हो जाता है और सूरोंग का मैजिक सभी स्टूडेंट से हट जाता है। तभी टीचर सूरोंग को इस मैजिक को परफॉर्म करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन उसका पैर एक कैन पर चला जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली थी, लेकिन सही समय पर वैंग आकर उसे बचा लेता है और टीचर वैंग को भी इस मैजिक को परफॉर्म करने को कहते हैं। वैंग जब इस मैजिक का इस्तेमाल करता है तो इसका असर सिर्फ सूरोंग पर होता है, क्योंकि उसी ने सिर्फ उससे गोल्डन पिल लिया था। और फिर टीचर चेंचाओ को स्कूल का मॉनिटर बना देते हैं। अगले दिन चेंचाओ एक बड़े से पिल रिफाइनिंग पोर्ट को लेकर आता है, क्योंकि आज इनका पिल रिफाइनिंग का टेस्ट होने वाला था, और वो सोचने लगता है कि इससे कई सारे पिल बनाकर मैं सूरोंग के सामने रोला जमा दूंगा। और तभी सूरोंग एक लंबी सी कार में एंट्री लेती है, जिसके स्वागत के लिए 10-15 बंदे खड़े होते हैं। चेंचाओ सूरोंग को गुड मॉर्निंग कहने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए वैंग के पास चली जाती है, और वैंग देखता है कि उसके मैजिक का असर अभी भी उसके ऊपर है। और वैंग देखता है कि उसके मैजिक का असर अभी भी उसके ऊपर है, और वैंग तभी आगे बढ़ता है और अपने मैजिक को ब्रेक कर देता है। फिर हम लेडी टीचर को देखते हैं, जो सभी स्टूडेंट को पिल रिफाइनिंग करने का तरीका चीते की रफ्तार से समझा रही थी, जिसकी वजह से किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता। और इधर चेंचाओ अपनी पिल रिफाइनिंग करने के लिए अपने फर्नेस में कई सारे कोयले को डाले जा रहा था। वैंग बंदा था सबसे अनोखा, इसलिए वो अपने घर से पिल रिफाइनिंग करने के लिए माइक्रोवेव लेके आया था, जिसे देखकर वू हाउ काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वू हाउ काफी अच्छा पिल रिफाइन कर रहा था, इसलिए सभी स्टूडेंट उसकी पिल को देखने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी चेंचाओ को फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है और वो रोता हुआ क्लासरूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि चेंचाओ की फैमिली का ये एक स्पेशल फर्नेस होता है, इसलिए वो अपने फादर की पिटाई के डर से रोने लगता है। लेडी टीचर कहती हैं तुम्हारी पिल को बनने में 7 घंटे का समय लगेगा, इसलिए हम सभी 7 घंटे बाद आएंगे इन सभी पिल को देखने के लिए। और सभी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। सभी स्टूडेंट के जाने के बाद वहाँ फ्रॉगी 2 आता है, ताकि वो उस पिल को खाकर अपनी पावर्स को दोबारा से गेन कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है, जिसे देखकर फ्रॉगी 2 गेट से बाहर छलांग लगा देता है, और उसके साथ साथ वैंग भी बाहर कूद जाता है। लेकिन फ्रॉगी 2 की एक चाल होती है और वो दूसरी मंजिल पे कूद गया था, और उसे लगता है कि वो वैंग से बच गया। लेकिन तभी उसके पीछे वैंग खड़ा होता है और वो फ्रॉगी 2 को लात मारकर बाहर फेंक देता है, और हम देखते हैं कि चेंचाओ अभी भी भाग रहा होता है। और हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ चेंचाओ अपने फादर के पास गया होता है उस फर्नेस को लेने के लिए। उसके फादर कहते हैं ये हमारे परिवार का एक खास फर्नेस है, अगर ये फटा तो तुम्हारी खैर नहीं और तुम्हें फर्स्ट रैंक लानी होगी। इसलिए चेंचाओ रो रहा था कि उसका फर्नेस भी खराब हो गया और वो फर्स्ट रैंक भी नहीं ला पाया। और इधर हम वैंग को देखते हैं, जिसके पास वू हाउ का फर्नेस होता है। वू हाउ को लगता है कि वैंग उसका फर्नेस चोरी कर रहा है, इसलिए वू हाउ अपनी पॉइजन गन को वैंग की तरफ कर देता है। और इधर फिर से हम चेंचाओ को देखते हैं, और वे भागते भागते पागल हो गया था, और वो देखता है कि वैंग उसकी सूरों को उससे चुरा रहा है, इसलिए वो गुस्से से आग बबूला होता हुआ वैंग के पास जाने लगता है। इधर वैंग वू हाउ को बताता है कि तुम्हारा फर्नेस फ्रॉगी 2 खाने वाला था, लेकिन मैंने समय पे आकर उसे बचा लिया, और मैं तो इसे सिर्फ बस धो रहा था। लेकिन वू हाउ को इसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, और वो अपनी पॉइजन गन से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वैंग उससे बच जाता है। और चेंचाओ पीछे से भागता हुआ आ रहा था, जिसके वजह से वो पॉइजन सीधा उसके मुंह में जाकर गिरता है, और चेंचाओ की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है।
ये देखकर वू हाउ डर के मारे चिल्लाने लगता है और वो दोनों चेंचाओ को पिल रिफाइनिंग रूम में लेकर आ जाते हैं। वू हाउ कहता है तुम्हें एंटीडोट बनाने में मेरा साथ देना होगा और जो तुमने मेरे साथ किया था मैं उसे इग्नोर कर दूंगा। वेंग और वू हाउ दोनों मिलकर एंटीडोट बनाने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। वू हाउ अपने मैजिकल फर्नेस में सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देता है और फिर वू हाउ को याद आता है कि टीचर यहाँ 2 घंटे में आ जाएगी जबकि हमारी पिल को बनने में 4 घंटे का समय लगेगा। तभी फ्रॉगी 2 दोबारा से आकर पिल को खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वू हाउ अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके फ्रॉगी 2 को पीछे कर देता है। वू हाउ देखता है कि उसका फर्नेस गोल्डन कलर का हो गया था। वो दोनों समझ जाते हैं कि फ्रॉगी 2 की एनर्जी से हम पिल बनाने के प्रोसेस को तेज कर सकते हैं, इसलिए वो दोनों उसका नाजायज इस्तेमाल करने लगते हैं। फ्रॉगी 2 कहता है मैं पिल की रिफाइनिंग को तेज और धीमा दोनों कर सकता हूँ, इसलिए वो दोनों उसका दोबारा से नाजायज इस्तेमाल करने लगते हैं और फाइनली उनका पिल रिफाइन हो जाता है। वू हाउ ने 2 पिल को रिफाइन किया था ताकि वो देख सके कि वो पिल्स इफेक्टिव है या नहीं। पहले वो इसका इस्तेमाल अपने ऊपर करने वाला था, लेकिन वू हाउ के पास अब एक बल्ली का बकरा था और वो था फ्रॉगी 2। ये सुनकर फ्रॉगी 2 की फटकर 5 हो जाती है और इसका रिएक्शन तुम देख ही सकते हो जो कि कितना ज्यादा फनी होता है। फ्रॉगी 2 को वो लोग एंटीडोट दे देते हैं जिससे उसका पॉइजन कम होने लगता है। वू हाउ फिर चेंचाओ को एंटीडोट दे देता है और तभी लेडी टीचर सभी स्टूडेंट के साथ आने लगती है और वू हाउ उन्हें रोकने के लिए बाहर चला जाता है। वू हाउ उन्हें रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। जब टीचर वू हाउ के फर्नेस को चेक करती है तो उसके अंदर से गोल्डन पिल बाहर निकलती है। वू हाउ को समझ में नहीं आता कि ये पिल कहाँ से आई और वो वेंग की तरफ देखने लगता है। उसे लगता है कि वेंग ने अपनी बनाई हुई पिल को उसके फर्नेस में डाल दिया और लेडी टीचर ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसको 85 मार्क्स दे देती है। फिर लेडी टीचर वेंग के पिल को चेक करने जाती है। वेंग की पूरी पिल्स जल चुकी थी जिसकी वजह से टीचर उसे खूब डांटने लगती है। दूसरी तरफ चेंचाओ अपने ही फर्नेस में सो रहा होता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका फर्नेस दोनों ने मिलकर ठीक कर दिया था और वो खुशी के मारे रोते हुए वेंग के गले लग जाता है। फिर हमें दूसरे दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूरोंग वेंग को डेट पर चलने को कहती है और बाहर हम 2 स्नाइपर्स को देखते हैं जो सूरोंग को मारने के लिए आए थे। जैसे वो बंदा गोली चलाता है वेंग अपनी पावर से उस बुलेट को रिफ्लेक्ट कर देता है और सूरोंग की जान को बचा लेता है। इधर सूरोंग वेंग से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम मेरे साथ डेट पर चलो वेंग, और तभी टीचर आ जाते हैं और वो वेंग को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाते हैं। सूरोंग उन दोनों का पीछा करने लगती है और सूरोंग को लगता है कि वेंग उसके साथ डेट पर जाने को तैयार है और ये सारी खबर आग की तरह पूरी सोशल मीडिया पर फैल जाती है और ये न्यूज उन किलर्स के बॉस तक भी पहुंच जाती है। फिर हमें प्रिंसिपल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर जुई वेंग के सामने झुक जाते हैं और वेंग को मास्टर कहकर बुलाते हैं। मास्टर जुई कहते हैं मास्टर मैं आपको कई सालों से ढूंढ रहा था और आज मेरी तलाश पूरी हो गई। आपने ही मेरी डीमन फ्रॉग से जान बचाई थी और इसके लिए मैं आपका काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन तभी वेंग अपने 50% मैजिक का इस्तेमाल करके उनकी आधी मेमोरीज को इरेज कर देता है और ये सारी चीजें करने के बाद वेंग प्रिंसिपल रूम से बाहर आ जाता है जहाँ पर फ्रॉगी 2 वेंग को उन दोनों किलर्स के बारे में बता देता है। फिर हम वेंग को देखते हैं जो सो रहा होता है और उसे सूरों के खतरनाक सपने आ रहे थे जिसमें सूरों कह रही थी वेंग तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना ही होगा। वेंग को लगता है कि वो बस इसका सपना है, लेकिन सूरों सच में वेंग के घर के सामने खड़ी थी उसे डेट पर ले जाने के लिए और वेंग अपने पेरेंट्स के साथ लंच कर रहा होता है और उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उससे डेट पर जाने के लिए मना करेंगे, लेकिन उसके पेरेंट्स मना नहीं करते हैं और उसको फटाफट रेडी करके बाहर भेज देते हैं और वेंग को शक होने लगता है कि वो इसके असल पेरेंट्स हैं भी या नहीं और वेंग सूरों के साथ कार में बैठकर डेट पर निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो किलर्स अभी भी सूरों का पीछा कर रहे होते हैं और वो अपने बॉस के कहे गए प्लान को फॉलो कर रहे थे। इधर सूरोंग वेंग को बताती है कि आज हम एक खास जगह पे जा रहे हैं जिसका नाम है हेवनली पैराडाइज और ये हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है। वो दोनों हेवनली पैराडाइज पहुंच जाते हैं और वेंग देखता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खाली है। सूरोंग कहती है ये जगह मेरे दादाजी ने हमारी प्राइवेसी के लिए खाली करवाई है। सूरोंग हेवनली पैराडाइज पहुँचने के बाद अपने बॉडीगार्ड को मना कर देती है उसको फॉलो करने के लिए क्योंकि ये जगह उसके घर की तरह है और यहाँ इन दोनों किलर्स ने सारे गार्ड्स को मार दिया होता है। वो दोनों सूरोंग को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाते हैं और उनमें से एक बंदा अपनी गन से सूरोंग पर अटैक कर देता है, पर वेंग बड़े ही बैडस तरीके से बुलेट को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसकी बुलेट को दोबारा से उसी को भेज देता है।
जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। सूरोंग ने वेंग को ये सब करते हुए देख लिया होता है और फिर वेंग अपने 50% मैजिक का इस्तेमाल करता है और दोनों की मेमोरी को इरेज कर देता है और वो दोनों चोमू बार बार वेंग और सूरोंग का पीछा कर रहे होते हैं, मगर बार बार वेंग सूरोंग को बचा लेता था और 50% मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी मेमोरी को इरेज कर देता था। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वेंग और सूरोंग दोनों जाइंट झूले पर चले जाते हैं और पीछे पीछे वो दोनों किलर्स भी उस जाइंट झूले पर चढ़ जाते हैं और ये सारी चीजें मास्टर जुई देख लेते हैं और वो अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जल्द से जल्द सभी बंदे यहाँ आ जाओ। तभी आसमान में फायर क्रैकर का शो होता है जिसकी वजह से वेंग का ध्यान भटक जाता है। वो किलर्स इसी का फायदा उठाकर दोनों पर गन पॉइंट कर देते हैं, मगर सूरोंग वेंग को बचाने के लिए आगे आ जाती है। सूरोंग कहती है तुम मुझे मारने आए हो इसलिए वेंग को कुछ मत करना। वेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बंदे को उड़ाकर बाहर फेंक देता है। दूसरे बंदे की फटकर 4 हो जाती है और बोलता है भाई मुझे छोड़ दे यार, पर वेंग उस पर रहम नहीं करता और उसे भी ऊपर उठाकर बाहर फेंक देता है। और वेंग सूरोंग से प्रॉमिस करने को कहता है कि तुम मेरी पावर्स को किसी और को नहीं बताओगी और इस तरह से उनकी नई रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। अगले दिन सूरोंग स्कूल पहुंचती है और वहाँ टीचर उसे बताते हैं कि जिन लोगों ने उसको मारने की कोशिश की थी वो अभी भी जिंदा हैं और वो सभी सूरोंग को मारने के लिए एक नया प्लान बना रहे हैं। पर सूरोंग कहती है उसे उस अटैक के बारे में कुछ याद नहीं है। तभी वहाँ पर मास्टर जुई पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुमने उन किलर्स को नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने उन्हें पकड़ लिया था, क्योंकि कल वेंग ने अपनी पावर से उसे ये याद रखने के लिए कहा था कि उसी ने सारे किलर्स को वहाँ पकड़ा था। इसके बाद वो उन्हें शैडो किलर ऑर्डर दिखाते हैं और कहते हैं कि जिसके लिए भी ये ऑर्डर इशू होता है उसका मरना तय है। ये सब सुन के किलर के बॉस को लगता है कि जिसने उसके प्लान को बर्बाद किया था वही मास्टर जुई ने सूरोंग की प्रोटेक्शन के लिए पूरे स्कूल की सिक्योरिटी को बढ़ा दी थी। स्कूल के बाहर के एरिया के साथ साथ अंदर भी काफी सारे गार्ड्स को रखा गया था, लेकिन इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी स्कूल ग्राउंड के जमीन के अंदर से एक निंजा बाहर आता है जिसका नाम होता है जू फेंग और वो एक रबर के खिलौने से गार्ड को बेहोश कर देता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो कई सारे गार्ड को ठिकाने लगा देता है। वहीं हॉल के अंदर भी एक निंजा पहुंच जाता है जिसका नाम होता है जू जियांग और वो उन सभी बॉडी गार्ड्स को खिड़कियों से बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी वो एक चौक के हमले को डॉज करता है और वो चौक जब दीवार से टकराती है तो वो दीवार लगभग गिर ही जाती है और ये हमला वेंग लिंग के टीचर ने किया था। और वहीं वेंग को एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने कई सारे फ्री के नूडल्स जीते हैं और वो सारे नूडल्स 15 मिनट में ड्रोन के द्वारा उसके पास डिलीवर कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ वेंग का टीचर निंजा के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है, जिसके बाद वो निंजा एक ही साथ अपने दोनों वेपन से उस पर हमला करता है और एंड वक्त पर वो दोनों वेपन्स को एक्सपेंड कर देता है, लेकिन वेंग का टीचर दोनों वेपन को अपने हाथों से तोड़ देता है। ये देख के वो निंजा उस पर पॉइजन से अटैक करता है और खुद वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो दरवाजे से टकरा जाता है क्योंकि वेंग वहाँ से बाहर आ रहा था। और वहीं जू फेंग ने बाहर और भी ज्यादा गार्ड्स को हरा दिया था, लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा था तो उसके सामने फ्रोगी 2 आ जाता है और वो उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रोगी 2 उसे काट लेता है तो वो उसे दूर फेंक देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उस डॉग ने उसकी सारी स्पिरिचुअल फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था और साथ ही साथ उसकी लाइफ एनर्जी को भी खींच लिया था। तभी फ्रोगी अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है। जू फेंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो फ्रोगी 2 के अटैक से नहीं बच पाता। वहीं एक निंजा जिसका नाम जू जियान होता है वो भी स्कूल में पहुंच चुका है। वो अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का यूज करके वहाँ तक पहुँचा था और अपने हैमर से एक पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहा है जिससे कि वो पूरे स्कूल को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन तभी वहाँ अपना गिफ्ट क्लेम करने के लिए वेंग पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद वेंग अपना पैकेट लेके वहाँ से जा रहा होता है तो जू जियान को लगता है कि वो बस उसके पैकेट के बारे में बात कर रहा था और उसने उसे अभी तक नहीं देखा। पर वेंग कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे ही बात कर रहा था और मैंने तुम जैसा नल्ला निंजा आज तक नहीं देखा। ये सुनकर जू जियान को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से वेंग पर हमला करता है, लेकिन वेंग को कुछ भी नहीं होता और उल्टा उसका हैमर ही टूट जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। वेंग जब उसे घसीट के कहीं ले जा रहा था तभी मास्टर जुई वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर मैं इस बार नहीं भूलूंगा। लेकिन वेंग इस बार उस पर एक नया स्पेल कास्ट करता है जिससे कि उसे लगता है कि उसी ने उन सभी किलर्स को मारा है। जब बाकी के स्टूडेंट वहाँ आ जाते हैं तो वेंग घायल होने की एक्टिंग करता है और मास्टर जुई सभी को बताते हैं वेंग हमले के दौरान घायल हो गया। वहीं इसके बाद कई दिनों तक वेंगलिंग बीमार होने का नाटक करता है और वो घर पर ही पड़ा रहता है। सूरोंग को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए सन घर पर ही उसका बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट करवाती है। तभी वेंग की मोम नाश्ता
लेकर आती है और उससे कहती है अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है तुम्हें बीमार होने का नाटक करते हुए, तुम्हें ये नाटक करते हुए 10 दिन हो गए हैं, अब तुम्हें ये नाटक बंद कर देना चाहिए। और इस पर वैंग कुछ नहीं बोलता और इसके थोड़ी देर बाद वैंग के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे मिलने आए हैं, जिसे सुनकर वैंग वापस से अपने बेड पर सो जाता है। इसके बाद गू हाओ अपने पेट बर्ड से मिलवाता है जो कि वैंग की नकल कर रहा था, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। और तभी वैंग की मोम सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है और उन्हें देखकर संग सोचती है कि यही टाइम है वैंग की मोम को इम्प्रेस करने का, इसलिए वो अपने अमीर होने का फायदा उठाती है और वैंग की मोम को कई सारे गिफ्ट देती है और साथ ही वैंग के लिए एक स्पेशल इंजेक्शन भी लेकर आई थी, जिसे देखकर वैंग के तोते उड़ जाते हैं। और ये सब देखकर गू हाओ और चेनचाओ समझ जाते हैं कि ये सभी चीजें वैंग की मोम को इम्प्रेस करने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद सूरोंग वैंग को इंजेक्शन लगाने के लिए जाती है और इस दौरान वो काफी ज्यादा इमोशनल बातें कर रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें जख्मी देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन इस इंजेक्शन को लगाने के बाद तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। मगर हम वैंग के चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि वो इस इंजेक्शन को नहीं लगवाना चाहता। तभी चेनचाओ वैंग की तरफ एक ब्रेसलेट को दिखाते हुए कहता है कि ये टीचर ने तुम्हें देने के लिए कहा था। दरअसल इस ब्रेसलेट की मदद से एनुअल स्पिरिचुअल फोर्स को टेस्ट किया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि किस स्टूडेंट की सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स है। और इस बात को सुनकर सूरोंग चेनचाओ पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और वो कहती है कि वैंग अभी इस हालत में नहीं है कि इस टेस्ट को दे सके। और उसका गुस्सा देखकर गू हाओ और चेनचाओ काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन वैंग इंजेक्शन को नहीं लगवाना चाहता था, इसलिए वो बड़े ही फॉर्म में चेनचाओ से उस ब्रेसलेट को ले लेता है और वो सभी को बताता है कि वो अभी काफी अच्छा महसूस कर रहा है। इसके बाद सभी लोग एक एक करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को टेस्ट करते हैं और सबसे पहले चेनचाओ अपनी पावर से एक आग का गोला बनाता है, जिसके कारण उसका स्कोर 400 आता है। और दूसरी तरफ हमें फिक्सन 59 के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक स्टूडेंट अपनी स्पिरिचुअल पावर को टेस्ट करता है और उसका स्कोर 1900 आता है, जिसे देखकर वहाँ पर बैठे स्टूडेंट उस पर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये स्कोर उनके लिए कुछ भी नहीं है। और इसके बाद उनका लीडर और क्लास का प्रेसिडेंट, जिसका नाम टैंग होता है, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को टेस्ट करने लगता है और इसके फ्लेम का कलर ब्लू होता है और उसका स्कोर होता है 4379, जो कि अब तक का हाईएस्ट स्कोर होता है और इसलिए उसे फर्स्ट पोजीशन मिल जाती है। इधर चेनचाओ के बाद गू हाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को टेस्ट करता है और उसका स्कोर सिर्फ 176 आता है और ये देखकर वो खिड़की से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन चेनचाओ उसे रोक लेता है और गू हाओ के कम स्कोर को देखकर सूरोंग इस टेस्ट को देने के लिए मना करती है। लेकिन तभी चेनचाओ और गू हाओ सूरोंग को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हो और एंट्रेंस टेस्ट में भी तुमने काफी अच्छा स्कोर किया था, हमें पूरा यकीन है कि तुम इस टेस्ट में भी अच्छा करोगी। जिसे सुनकर सूरोंग टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाती है और उसका स्कोर 4015 होता है और पूरे स्कूल में ही उसे सेकंड पोजीशन मिल जाती है और इस चीज को टैंग भी नोटिस कर लेता है। अब इसके बाद वैंग की बारी आती है। वहीं सूरोंग वैंग को इंजेक्शन दिखाते हुए कहती है अगर वो ठीक नहीं है तो इंजेक्शन लगवा सकता है, मगर वैंग मना कर देता है और बोलता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैंग उस ब्रेसलेट को पहन लेता है और अपने मन में सोचता है मैं थोड़ी सी ही स्पिरिचुअल पावर को यूज करूंगा ताकि स्कोर ज्यादा ना आए, लेकिन हर बार की तरह उसकी किस्मत साथ नहीं देती और उसकी स्पिरिचुअल पावर से एक बहुत ही बड़ा गोला बन जाता है और वहाँ पर बैठे सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। इसलिए वैंग उसकी पावर से बने हुए एनर्जी बॉल को आउटर स्पेस में भेज देता है ताकि ब्रेसलेट उसकी पावर को मेजर न कर पाए। इसके बाद जब स्कोर बोर्ड अपडेट होता है तब वैंग 0 स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है और ये देखकर चेनचाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इधर टैंग और उसके साथी भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि कोई बंदा आखिर 0 स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर कैसे आ सकता है। इसलिए टैंग अपनी असिस्टेंट को सिस्टम चेक करने के लिए कहता है कहीं इसमें कोई बग तो नहीं आ गया। इधर वैंग को फर्स्ट पोजीशन पर देखकर चेनचाओ कहता है हमें तुम्हारी रियल पावर को देखनी है, तुम हमसे अपनी रियल पावर को मत छुपाओ, जिससे वैंग डर जाता है और हमें पता चलता है कि चेनचाओ सिर्फ मजाक कर रहा था। और तभी सूरोंग वैंग को सस्पिशियस तरीके से देख रही होती है क्योंकि उसे शक हो गया था कि वैंग हमसे कुछ न कुछ छुपा रहा है। इसके बाद जब सब लोग अपने घर जा रहे थे तभी गू हाओ कहता है मेरा स्कोर काफी ज्यादा कम आया है, शायद मुझे सिस्टम को हैक करके उसे चेंज करना चाहिए और उसकी बातों को वैंग भी सुन लेता है। इसके बाद रात होने पर वैंग गू हाओ के घर पर आता है ताकि वो गू हाओ के जरिए सिस्टम को हैक करके अपना नाम लिस्ट से हटवा सके और उसकी बात को मानता हुआ गू हाओ भी सिस्टम को हैक करने लग जाता है। दूसरी तरफ टैंग भी अपनी असिस्टेंट के हाथों सिस्टम को हैक करवाता है ताकि वो वैंग के बारे में जान सके, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इधर गू हाओ सिस्टम के अंदर आ गया था और उसको भी पता चल जाता है कि टैंग भी इस सिस्टम को हैक कर रहा है
और उसका पता टैंक को भी चल जाता है। हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानते थे और साथ ही गु हाउ ने भी टैंक को पहचान लिया था कि ये वही स्टूडेंट है जो क्लास में लड़कियों को छोड़कर बाकी सभी से काफी एरोगेंटली बात करता है। इसलिए वो टैंक का मजाक बनाने के लिए उसका नाम ही चेंज कर देता है, लेकिन वो वैंग का नाम नहीं चेंज कर पाता क्योंकि सिस्टम ने उन दोनों को ही डिटेक्ट कर लिया था और पकड़े जाने के डर से दोनों तुरंत सिस्टम के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर वैंग को ये बात जानकर काफी ज्यादा दुखी होता है कि गु हाउ उसका नाम चेंज नहीं कर पाया। दूसरी तरफ टैंक के फ्रेंड्स उसका नाम चेंज होते हुए देखकर उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। दरअसल उनका कहना था कि दो स्टूडेंट जिन्हें वो जानते तक नहीं, उन्होंने टैंक को पीछे छोड़ दिया। तभी टैंक की असिस्टेंट सामने आकर कहती है नेक्स्ट मंथ शॉर्ट कंपटीशन होने वाला है, हम उन दोनों से वहाँ पर जरूर मिलेंगे और उन्हें इस बात के लिए हम जरूर पनिश करेंगे। और अगली सुबह हमें वैंग लिंग के दोनों टीचर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिसेस पाल नेशनल कॉम्पिटिशन के रिजल्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में वैंग लिंग को फर्स्ट पोजीशन मिली थी। इस पर दूसरे टीचर मिसेस पाल से पूछते हैं कि आप वैंग लिंग को पढ़ाती हो तो आपको क्या लगता है कि वो कैसा स्टूडेंट है, जिस पर मिसेस पाल बताती हैं कि वो अपनी ही सोच में डूबा रहता है और वो ज्यादातर क्लास में खामोशी रहता है और वो किसी से बातचीत नहीं करता। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इनका कंपटीशन फिक्शन 59 के साथ होने वाला है और हमें ये भी पता चलता है कि पिछले 100 सालों में इन दोनों क्लासों के बीच 24 बार कंपटीशन हुआ है, जिसमें से 23 बार ये कंपटीशन फिक्शन 59 के स्टूडेंट्स ने जीता है और एक बार ये मैच ड्रॉ हुआ था, वो भी मास्टर जुई की वजह से। तभी मास्टर जुई कहते हैं कि इस बार का कंपटीशन काफी ज्यादा अलग होगा, कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। जिसके बाद हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर शॉर्ट कंपटीशन होने वाला है उस जगह की रिपोर्टिंग कर रही थी, जहाँ पर हम फिक्शन 59 के कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें टैंग भी शामिल होता है। टैंग रिपोर्टर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपनी पावर का बेहतरीन यूज करता है। जिसके बाद वो रिपोर्टर टैंग का इंटरव्यू लेती है, जिसमें टैंग अपनी क्लास की काफी ज्यादा तारीफ करता है। वो बताता है कि वो लोग इस कंपटीशन को जीतने के लिए पिछले 1 महीने से काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही वो फिक्शन 60 के स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा बुराई भी करता है, जिसे वैंग और उसके दोस्त टीवी पर बैठकर देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिसेस पाल कहती हैं कि हमें कंपटीशन में भेजने के लिए 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना था, लेकिन अभी हमारे पास बस 4 स्टूडेंट्स हैं। तो मास्टर जुई कहते हैं कि ये रहा हमारा 5वां स्टूडेंट। मास्टर जुई कहते हैं कि पहले भी स्पिरिचुअल बीस्ट कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं, पर टीचर कहती हैं कि वो एक्सचेंज स्टूडेंट था जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया था और वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तभी मास्टर जुई फ्रॉगी 2 पर ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉगी 2 एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिस पर मास्टर जुई कहते हैं कि चलो छोड़ो, ये जरूरी भी नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्म हो। इसके बाद टीचर कहती हैं कि वो फिर भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि उसने स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट नहीं दिया था। तो मास्टर जुई भी फ्रॉगी 2 को ब्रेसलेट पहना देते हैं और वो उसका स्पिरिचुअल फोर्स का टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और मास्टर जुई फ्रॉगी 2 से कहते हैं कि अगर तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। जिसे सुनकर फ्रॉगी 2 काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फ्रॉगी 2 का स्कोर होता है 5000 और वो सीधा सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाता है। और इस चीज को देखकर टैंक को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसके दोस्त भी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि देखो आखिर कैसे एक कुत्ता तुम्हारी बराबरी कर रहा है। इसके बाद सभी स्टूडेंट छुट्टी के बाद घर पहुंच जाते हैं और रात को टीचर सभी को बताते हैं कि वो सभी स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं और उनके पास 3 दिन है अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट अपनी स्वॉर्ड को दिखाने लगते हैं और हम देखते हैं कि सूरोंग के पास एक रेयर स्वॉर्ड होती है, जिसे देखकर टीचर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। सूरोंग की स्वॉर्ड सबसे ज्यादा बेहतर थी और यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने ऐसी 13 स्वॉर्ड बनाई है ताकि अगर उसकी स्वॉर्ड डैमेज हो जाती है तो वो दूसरी स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर सके। इसके बाद गु हाउ कहता है फ्रॉगी तो एक कुत्ता है, उसके पास तलवार कहाँ से आएगी। लेकिन फ्रॉगी भी अपनी तलवार के साथ एक फोटो भेज देता है, लेकिन अभी तक वैंग ने अपनी स्वॉर्ड को नहीं दिखाई थी। तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड है भी या नहीं, और वैंग इस पर रिप्लाई देता है कि हाँ मेरे पास स्वॉर्ड हैगी। इसके बाद वैंग अपनी तलवार को लेने के लिए बेसमेंट में जाता है, लेकिन तभी स्वॉर्ड की स्पिरिट डब्बे से बाहर आने लगती है और वो उसे जल्दी से उसी डब्बे में घुसा देता है। वहीं दूसरी तरफ टैंक की टीचर कह रही होती है कि तुम्हारी टीम में सिर्फ 4 मेंबर हैं, जिस पर टैंक कहता है कि हमारा 5th मेंबर वही बंदा है। जिस पर टैंक की टीचर शॉक होते हुए कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम सच में उस इंसान का यूज करना चाहते हो। जिस पर टैंक कहता है हाँ मैं उस बंदे का यूज करूंगा, चाहे
चाहे जो भी हो जाए हम इस साल नहीं हार सकते। जिस पर टैंक की टीचर मान जाती है और उससे कहती है कि चलो ठीक है, तुम उस बंदे को बुला सकते हो। अगर वो बंदा तुम्हारी टीम में आ जाता है तो तुम्हारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन एक सेकंड पहले ये बताओ कि वो बंदा भी है कहाँ। और वहीं दूसरी तरफ हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम वूफेंग होता है और वो किसी की धुलाई कर रहा होता है। और ये वही इंसान होता है जिसके यूज करने की बातें चल रही थी। अगले दिन वेंग की सोट को देखकर गुहा और चेंचाओ उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये किसी बच्चे की सोट लग रही है। वहीं चेंचाओ अपने मन में सोच रहा होता है कि उसकी सोट के सामने वेंग की सोट कुछ भी नहीं है और वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने लगता है। पर सूरोंग वेंग की सोट को क्यूट कहती है, जिसे सुनकर चेंचाओ को काफी बड़ा धक्का लगता है और वो अपने ही सोट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद यहाँ पर सारे टीचर्स आ जाते हैं और उनमें से एक टीचर वेंग से पूछता है कि हमें कंपटीशन में कम से कम 5 दिन लगने वाले हैं, तो तुम अपना सामान साथ लेकर क्यों नहीं आए। जिसका जवाब वे मन ही मन में देता है कि वो क्लास 59 के पास पहुंचते ही बीमार होने का नाटक करेगा, जिसके कारण उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा और वो इस तरीके से अपनी पावर से दुनिया को खत्म होने से बचा लेगा। और इसके बाद बस आ जाती है और सभी लोग फिक्शन 59 के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी एक बंदा मास्टर जुई को आकर कुछ बताता है और हम देखते हैं कि शेडो फैक्शन की लीडर उस बस का पीछा कर रही है। वहीं बस के अंदर वेंग की सोट से वही स्पिरिट बार बार बाहर आ रही थी, लेकिन वेंग हर बार उसे अंदर घुसा देता है। जिसके बाद वो सभी फिक्शन 59 के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सीनियर एक्स और टैंक की पूरी टीम उनका वेलकम करती है। आगे हम मिसेस पाल और सीनियर एक्स के बीच में दुश्मनी देख पाते हैं और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि मिसेस पाल और सीनियर एक्स कभी बेस्ट फ्रेंड और रूममेट हुआ करती थी, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में किसी कारण से दोनों के बीच में दुश्मनी चल रही है। इसके बाद सीनियर एक्स सूरोंग के पास जाती है और फिक्शन 60 की बुराई करते हुए कहती है कि सूरोंग के पेरेंट्स स्कूल को काफी अच्छी फंडिंग दे रहे होंगे, जिसे सुनकर मिसेस पाल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मिसेस पाल भी उनके एक स्टूडेंट के पास जाकर कहती है, मैंने कई बार इस स्टूडेंट को टेलीविजन पर देखा है जो कि मशहूर है जूनियर की रैगिंग करने के लिए और एग्जाम में चीटिंग करवाने के लिए। दूसरी तरफ सीनियर एक्स को मिसेस पाल की ये बातें किसी हथियार की तरह चुभ रही थी, लेकिन तभी सीनियर एक्स वेंग पर हमला कर देती है और वेंग तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है और वो चोट लगने की एक्टिंग करने लगता है। पर ये कोई अटैक नहीं था, बल्कि फोर्स वैल्यू चेक करने का एक तरीका था। तभी वेंग की सोर्ड की स्पिरिट बाहर आती है और वो उसको बताती है कि तुम्हारा एम्यूलेट टूटने वाला है और उसी वक्त उसका एम्यूलेट टूट जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और काफी देर तक उसके एम्यूलेट से आग निकलती रहती है और ये देखकर सारे बंदे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वेंग सोर्ड की स्पिरिट से बोलता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। स्पिरिट कहता है कि मैं तुम्हें बताने आ तो रहा था, तुम ही मुझे बार बार अंदर भेजते रहे। और ये सब खत्म होने के बाद सभी सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और सीनियर एक्स को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उसने तो बस उसका लेवल चेक किया था। इसके बाद वेंग को स्ट्रेचर पर लेटाकर स्कूल के अंदर ले जाया जाता है और उसके पीछे सूरुंग भी जाने लगती है, लेकिन टैंग उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि क्या मेरा खूबसूरत चेहरा तुम्हें याद है। लेकिन उसके रास्ते से न हटने की वजह से सूरुंग उसे मुक्का मारती है, लेकिन ईशा उसे रोक देती है। तभी वेंग की बॉडी आग से जलने लगती है और वहाँ पर सीनियर एक्स आ जाती है और उसे कपड़े से लपेटकर बचा लेती है और उसे ट्रीटमेंट के लिए जल्दी से अंदर ले जाया जाता है। सूरोंग गुस्से में अपनी तलवार को निकालती है और टैंक पे हमला कर देती है, लेकिन टीचर उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो अपने इमोशंस पे काबू रखे। और वहीं ये आग वू फेंग ने लगाई थी। जब वेंग को मेडिकल रूम में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है तो वो देखते हैं कि वेंग वहाँ से गायब हो चुका है। वहीं वेंग स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और उसका एमुलेट धीरे धीरे और भी ज्यादा कमजोर हो रहा था और वो अपने पिताश्री को कॉल करता है और बताता है कि मेरा एमुलेट टूटने वाला है। उसके पिताश्री सब कुछ छोड़ छाड़ के वेंग की मदद करने के लिए वहाँ से चल पड़ते हैं। वहीं सीनियर एक्स सभी स्टूडेंट को जिम दिखाती है और सभी को कंपटीशन के रूल्स के बारे में बताने लगती है और वो बताती है कि ये 5 वर्सेस 5 का कंपटीशन होगा और पूरी फील्ड में ही 5 एल्टर्स होंगे और जितने एल्टर्स आप ऑक्यूपाई करोगे उतना ही तुम्हारा स्कोर बढ़ता जाएगा और जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो टीम जीत जाएगी। तभी गुहाओ कहता है कि तुम्हारी टीम में तो बस 4 ही मेंबर है, तो तुम पार्टिसिपेट कैसे कर पाओगे। तभी उनका 5th मेंबर पानी से कूल सी एंट्री लेता है और थोड़ी देर में ही वो सूरोंग के पीछे आ जाता है और उसे एक रोज ऑफर करता है और कहता है कि अगर तुम मेरा रोज एक्सेप्ट कर लेती हो तो मैं तुम्हारी तरफ से इन चूजों को हरा सकता हूँ और बस इसके बदले मुझे 1 नाइट स्टैंड चाहिए। ये सुनकर चेंचाओ उस पर हमला करने चला जाता है, लेकिन वू फेंग आसानी से उसे फेंक देता है। लेकिन चेंचाओ हार नहीं मानता और फिर से वू फेंग पर हमला करने जाता है, पर इस बार वू फेंग उसे काफी अच्छी तरीके से पेलता है
और इसके बाद उसे जमीन में पटक देता है। लेकिन चेंचाओ अभी भी हार नहीं मानता और वो फिर से खड़ा हो जाता है और वो अपने फादर की बात को याद करता है कि चेन फैमिली जहाँ भी अन्याय होता हुआ देखती है वो हमेशा उससे लड़ती है, और वो इस बार अपनी फ्लेमिंग ओरा से कवर होकर उससे लड़ने के लिए जाता है। पर वू फेंग अपनी डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके पहले उसके हाथ को गायब कर देता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन उसी वक्त वेंग आकर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ उसके हाथ को भी हील कर देता है। तभी वू फेंग उड़ता हुआ वेंग के पास जाता है और वेंग पे हमला कर देता है, पर वेंग उसके मुक्के को खा लेता है और इससे वेंगलिंग को कुछ घंटा फर्क पड़ता है और वो उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। और वो बू फेंग का फ्लावर सूरोंग को पकड़ा देता है और बू फेंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये फ्लावर उसने मुझसे कब लिया। और वेंगलिंग की सोर्ड की स्पिरिट कहती है, मास्टर आप कहो तो मैं इसे ठिकाने लगा दूं। वेंग कहता है, नहीं नहीं अभी शांत रहो। इसके बाद सीनियर एक्स सभी को अपने प्रिपरेशन रूम में जाने को कहती है और वहीं शैडो फिक्शन के लीडर भी यहाँ पर आ जाती है। वहीं मास्टर जोई काफी ज्यादा सोचने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो भी फिक्शन 59 जाएंगे। वहीं वेंग वहाँ से नूडल्स लेने के लिए चला जाता है। इसके बाद हमें उन्हीं असासिन्स के लीडर को दिखाया जाता है और इस कुड़ी का नाम होता है जियांग। वो उनका पीछा कर रही होती है। तभी उसके पीछे बू फेंग आ जाता है और उससे कहता है कि ओए हसीन लड़की आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जियांग कहती है कि मैं क्लीनिंग डिपार्टमेंट से हूँ। बू फेंग कहता है कि झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम फिक्शन 59 से नहीं हो और क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पर जियांग उसे रिजेक्ट करके चली जाती है, ये कहकर कि बू फेंग की उम्र काफी ज्यादा है। जिसके ऊपर बू फेंग कहता है कि अबे वो बुढ़िया तू किसको बेवकूफ बना रही है। लेकिन तभी जियांग एक इनविजिबल मुक्के से उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है और वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। बू फेंग भी इस फाइट के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली अब वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ पाएगा। वो बहुत सारे डार्क एनर्जी को इकट्ठा करता है ताकि वो एक ही अटैक से जियांग को खत्म कर दे। लेकिन जियांग अपनी उंगलियों से उसके अटैक को दबा देती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। उसी वक्त वैंग भी अपने नूडल्स को लेकर आ रहा था और वो देखता है कि यहाँ पर तो अलग ही तरह का सीन चल रहा है और इससे पहले कि किसी को कुछ पता लगता वो दोनों लड़कों को बांध के छत पे फेंक देती है। तभी वहाँ पर एक बुढ़ा आता है। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि वो इन दोनों लड़कों को नीचे फेंक दे। तभी वेंग की सोर्ड की स्पिरिट कहती है, मास्टर अपने इमोशंस पे काबू रखिए, सील टूटने वाली है। वेंग के गुस्से की वजह से चारों तरफ आंधी और तूफान आ जाता है। ये देखकर सोर्ड की स्पिरिट कहती है, मास्टर स्कूल के अंदर फ्री में नूडल्स बांटे जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वेंग का गुस्सा शांत हो जाता है। इधर वो बुढ़ा बू फेंग के कुछ बालों को काट के जियांग को दे देता है। बू फेंग ऑफिस में आता है और सभी से कहता है कि वेंग लिंग को किडनैप कर लिया गया है। ये असल में जियांग थी। असली बू फेंग और वेंग अभी भी छत पर बंधे हुए हैं। वो बुढ़ा कहता है कि वो तुम्हारे चेहरे का बस कुछ देर के लिए यूज करेगी, उसके बाद तुम्हारा दी एंड कर दिया जाएगा। बू फेंग जिंदा रहने के लिए उस बुढ़े आदमी को मस्का लगाता है। वो कहता है कि वो हमेशा से ही शैडो फैक्शन ज्वाइन करना चाहता था, अगर तुम मुझे खोल दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो। वो बुढ़ा कहता है कि ये बाइंडिंग रोप सिर्फ जियांग ही खोल सकती है। ये सुन के बू फेंग कहता है कि तो वो तुम्हारे जैसे कमजोर बुढ़े को यहाँ क्यों लेके आई? और उस बुढ़े को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बू फेंग के ऊपर अटैक करता है। वो अटैक उसके बड़े ही करीब से गुजरता है और उसको अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी और वाकई में वो बुढ़ा काफी ज्यादा पावरफुल था। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि बू फेंग के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और वो सभी को बताती है कि कैसे शैडो फैक्शन की लीडर ने वेंग लिंग को पकड़कर ले गई और वो कैसे बच के वापस आ गया। मास्टर जुई कहते हैं कि जरूर वो शैडो फैक्शन की लीडर जियांग होगी और टैंक के कहने पे ईशा स्कूल के अंदर और भी लोगों की स्पिरिचुअल फोर्स को डिटेक्ट करने लगती है। जैसे ही उन लोगों की लोकेशन का पता लगता है, सूरों के बॉडीगार्ड उसको पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं ताकि वो सभी सूरों को सेफ रख सके। लेकिन सूरों उनकी धुलाई करके वेंग लिंग को बचाने के लिए वापस आ जाती है। वहीं उसके बाकी के दोस्त भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं टीचर जाय टैंक से कहती है कि जाओ उनका पीछा करो और पता करो कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ बू फेंग वेंग से कहता है कि ओए मुझे पता है कि तुम अपनी पावर का यूज नहीं कर रहे हो, मैंने तुम्हारी रियल पावर को देखी है। लेकिन वेंग तो यहाँ पर मस्त आराम से सो रहा है। तभी वो बुढ़ा उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और बू फेंग मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी वो बुढ़ा बू फेंग को लात मारता है और बू फेंग नीचे वाले फ्लोर पर जाकर गिरता है। उसी वक्त सूरोंग और उसकी सिक्योरिटी गार्ड्स बिल्डिंग की तरफ दौड़कर आ रहे होते हैं और उनकी नजरों के सामने ही वेंग को क्रॉस के ऊपर बांध के लटकाया जा रहा था। सभी बॉडीगार्ड्स उस बुढ़े पे हमला करने के लिए जाते हैं लेकिन वो एक ही झटके में सभी को हरा देता है। इसके बाद वो बुढ़ा अपनी पूरी पावर को अनलीश करने लगता है और एक लाइट आसमान की तरफ दिखाता है
आसमान में वो लाइट सर्कल में घूमने लगती है और उस लाइट से कई सारे सोल्जर्स समन होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, सूरोंग भी एक लाइट को कास्ट करके उस सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूरोंग अपनी पावर का यूज करके हवा में उड़ने लगती है और उसके आसपास काफी सारे शॉट्स भी फ्लाई करने लगते हैं। सूरोंग बड़े ही मुश्किल से उस बुड्ढे के हमले को रोक पा रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वो उस पर हावी होने लगता है और वो ग्रेविटी के फोर्स का इस्तेमाल करके उसे जमीन में दबाने लगता है। लेकिन तभी टाइम रिवर्स होने लगता है और ये कारनामा वैंग ने किया था। वो उस बुड्ढे को देख के स्माइल करने लगता है और खुद को फ्री करने के बाद उसी को क्रॉस से बांध देता है। और तभी वहाँ पर मास्टर जुई भी आ जाते हैं और हर बार की तरह इसका क्रेडिट भी मास्टर जुई ले जाते हैं। ये सब देख के ज़ियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि यहाँ इमोर्टल्स की टीम आ चुकी थी और वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं वैंग अपनी स्वॉर्ड की स्पीड से कहता है कि तुम वू फेंग को यहीं रोक कर रखो। उसे लगता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो स्वॉर्ड कंपटीशन नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ज़ियांग तो पहले ही वू फेंग का रूप लेके वहाँ पहुँच जाती है। वैंग को समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदा बाहर कैसा आ गया। इसके बाद कंपटीशन को स्टार्ट कर दिया जाता है और उन सभी के सेल फोन्स को भी ले लिया जाता है और सभी को बताया जाता है कि वो 5 मीटर से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते हैं। इसके बाद सभी क्रिस्टल के थ्रू कंपटीशन वाली जगह में एंटर हो रहे थे, लेकिन तभी वैंग के डैड वहाँ पे दौड़ते हुए आते हैं। वो उसके एम्यूलेट को चेंज करना चाहते थे, लेकिन जब तक वे वहाँ पहुँच पाते वैंगलिंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टीचर और मास्टर जुई उनसे आके मिलते हैं। वैंग के फादर मास्टर जुई को एम्यूलेट के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वहीं सभी स्टूडेंट कंपटीशन वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। ईशा कहती है कि वू फेंग की स्पिरिचुअल फोर्स पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है और वो उसे लोकेट नहीं कर पा रही। तो टैंग उससे कहता है कि अगर वो उससे मिले तो अलर्ट रहे। ईशा फिक्सन 60 के सभी स्टूडेंट की लोकेशन का पता लगा लेती है, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि वो वैंग की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर सकते हैं, तो उनका एक टीममेट वैंग को हराने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी टैंग गुहाओं में अपनी तलवार को घुसा देता है और वो उसे चकमा देके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो सभी उसका पीछा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जीतने के लिए बस 3 ऑल्टर्स पर ही कब्जा करने हैं। वहीं लियांग जब जंगलों से गुजर रहा होता है तो गुहा उसको देख लेता है और अपने मन में सोचता है कि फैक्शन 59 में सभी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं और मैंने अपनी एक लाइफ लाइन को भी खो दी है, और क्योंकि ये वैंग के पीछे जा रहा है शायद ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, और गुहा भी उसके पीछे चला जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फिक्शन 59 के ऑल्टर्स पर कब्जा कर लिया गया है। ये सुनने के बाद चेन चाओ भी एक ऑल्टर पर कब्जा करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पे एक कट लग जाता है। उसके बाद काफी तेज हवाएं चलने लगती है और सारी पत्तियां उसके ऊपर से गुजरती हैं। तभी चेन चाओ अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर एक ऑल्टर पे कब्जा कैसे करते हैं, और तभी उसके पीछे ईशा आ जाती है और उसे बताती है कि उसे तलवार उस ऑल्टर में डालनी होगी और तुम्हें 10 सेकंड तक का वेट करना होगा। चेन चाओ उससे कहता है कि लड़के लड़कियों से फाइट नहीं करते हैं और मैं तुम्हें 3 मौके देता हूँ मुझ पर हमला करने के लिए, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। लेकिन तभी चेन चाओ खुद को ही मारने लगता है और अपना सर जमीन पर पटकने लगता है और ईशा बताती है कि वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ बू फेंग और फ्रोगी आपस में लड़ रहे थे। बू फेंग उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फ्रोगी उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद फ्रोगी एक जगह पर जाकर छुप जाता है और बू फेंग ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। वहीं वैंग जमीन पे पड़ा हुआ होता है और उसी वक्त लियांग भी वहाँ पर पहुँच जाता है, पर वो वैंग को वैसे ही छोड़ के ऑल्टर पर कब्जा करने के लिए जाने लगता है। उसी वक्त वहाँ फ्रोगी भी पहुँच जाता है। वो उनकी फाइट के दौरान और भी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स को एब्जॉर्ब करना चाहता है ताकि वो वापस से अपनी रियल फॉर्म में आ सके। लेकिन तभी वैंग खड़ा हो जाता है और लियांग उसकी तरफ हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन गुहाओं का स्पेल उसके ऊपर उड़ता हुआ आता है और लियांग अपनी तलवार की मदद से उसे बीच से ही काट देता है और लियांग की फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सूरोंग एक ऑल्टर पर कब्जा करने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त वो एक स्वॉर्ड के हमले को डॉज करती है और वो अपने स्वॉर्ड को भी थ्रो कर देती है, जो कि एक स्वॉर्ड स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ये अटैक टैंग ने किया था। टैंग भी अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ उसके सामने आ जाता है। टैंग कोशिश करता है कि सूरोंग अपने घटिया टीममेट्स को छोड़कर वो उसकी साइड आ जाए और वो अपनी स्पिरिट से टैंग के ऊपर हमला करने के लिए कहती है, लेकिन टैंग आसानी से उसके हमले को खत्म कर देता है। भी उन्हें पता चलता है कि फैक्शन 59 ने 3 ऑल्टर्स पे कब्जा कर लिया है। सूरोंग उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि फ्रोगी कहाँ है। टैंग कहता है कि
क्या तुम भूल गई? ईशा लोगों की लोकेशन का पता काफी आसानी से लगा सकती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 59 ने एक और अल्टर पर कब्जा कर लिया है। सूरोंग अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को वापस से तलवार में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और वो जैसे ही टैंक पर हमला करने वाली थी तभी टैंक अपनी स्नो पावर्स को रिलीज कर देता है और टैंक अपने आसपास के पानी को फ्रीज करने लगता है। सूरोंग तेजी से उस पर हमला करने के लिए जाती है लेकिन टैंक का स्पिरिट उसे रोक देता है। इसके बाद वो दोनों ही काफी तेजी से लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई नदी से होते हुए ब्रिज तक पहुंच जाती है। तभी सूरोंग के आसपास की आइस एक्सप्लोड हो जाती है और यहाँ पर नकली बूफेंग आ जाता है। वो सूरोंग के ऊपर हमला करने ही वाला था तभी उनके सर के ऊपर से कोई चीज उड़ते हुए जाती है। उसकी वजह से उनके चारों तरफ जोर से हवाएं चलने लगती है। ये देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि सूरोंग से भी कोई ज्यादा पावरफुल एनिमी इनका इंतजार कर रहा है। वहीं इस चीज का फायदा उठाकर सूरोंग वहाँ से निकल लेती है। टैंक कहता है कि मुझे पता है कि तुम बूफेंग नहीं हो, अभी के लिए तुम जाओ और सूरोंग को ढूंढो। इसके बाद टैंक उस ऑल्टर को कैप्चर कर लेता है लेकिन जैसे ही उनका स्कोर 5 होता है वो अचानक से ही 4-1 हो जाता है, यानी कि फिक्शन 60 ने उनसे एक अल्टर को छीन लिया है। दूसरी तरफ लियांग और गुहाओ एक दूसरे से लड़ते लड़ते काफी ज्यादा थक जाते हैं। तभी लियांग वेंग को लात मारता है और उससे कहता है कि तुम जैसे यूजलेस इंसान को उन्होंने यहाँ कैसे भेज दिया। ये देख के गुहाओ को गुस्सा आ जाता है और वो और भी तेजी से लियांग पर अटैक करने लग जाता है लेकिन लियांग उसके सारे अटैक्स को बीच से काट देता है और उसी वक्त वेंग की एनर्जी रिलीज होने लगती है और ये मौका देख के फ्रोगी उस एनर्जी को कंज्यूम करने पहुंच जाता है। लेकिन वेंग ने ऐसा जानबूझ के किया था क्योंकि कुछ ही देर में उसकी एनर्जी अपने आप रिलीज हो जाती, लेकिन अब फ्रोगी उसकी मदद कर रहा है इसे कंट्रोल करने में। इसके बाद वो दोनों ही आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इस चीज को देखकर लियांग कहता है कि तुम अभी भी लेवल 5 के ही हो और मैंने तुम जैसा लूजर आज तक नहीं देखा। लेकिन तभी वेंग उसकी स्वॉर्ड को टच करता है जिससे कि वो टूटकर बिखर जाती है और वो जब उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो उड़कर काफी ज्यादा दूर चला जाता है और इस तरह से उन्होंने अपने पहले ऑल्टर को कैप्चर किया था। और वहीं टैंक की टीचर जूकोंग से पूछती है कि क्या ये ह्यूमन और बीस्ट की हाइब्रिड ट्रिक तुमने उन्हें सिखाई है, और सुंदर कुड़ी को पटाने के लिए जूकोंग भी हाँ कह देता है। ईशा टैंक को बताती है कि वैंग डॉग के साथ कंबाइन हो चुका है और वो सभी फायर ऑल्टर के पास हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फिक्शन 60 ने फायर ऑल्टर को भी कब्जे में कर लिया है। इसके बाद वैंग चेन चाओ के पास जाता है और चेन चाओ को उठाने के बाद वो उस ऑल्टर को भी कैप्चर कर लेता है और इसी तरह से स्कोर 3-2 का हो जाता है। ये देख के चेन चाओ काफी ज्यादा खुश होता है और चेन चाओ पहली बार वैंग को स्माइल करता हुआ देख रहा था। वहीं ये देख के उसके फादर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी स्कोर 4-1 का हो जाता है। वैंग समझ जाता है कि उन सभी ने पिछले वाले ऑल्टर्स पे फिर से कब्जा कर लिया है। अगर वो इस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं तो उन्हें भी सभी ऑल्टर्स को एक साथ कैप्चर करना होगा। तो वैंग अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। वैंग अपनी स्पीड की मदद से एक ही साथ सभी ऑल्टर्स पे पहुंचना चाहता था, लेकिन सभी टीचर्स कहते हैं कि अगर वो ऐसा कर भी ले लेकिन तब भी उसे हर ऑल्टर को कैप्चर करने के लिए 10 सेकंड तक का वेट करना होगा। तभी सूरोंग चेन चाओ से कहती है कि गुहा और मैं साथ में हैं और हमारे पास एक एडवांटेज है और वो है वैंग। और ये चीज सुन के वैंग काफी ज्यादा शर्माने लगता है। सूरोंग उन सभी से कहती है कि हमें एक साथ सभी ऑल्टर्स पे कब्जा करना होगा और कुछ समय के लिए उसे डिफेंड करना होगा जब तक कि हमें विनर्स नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता। सूरोंग और गुहाओ फायर ऑल्टर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ गुहाओ सूरोंग को सर्फ बोर्ड की तरह यूज करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और वो वहाँ के ओपोनेंट को चिढ़ाने लगता है। इसका फायदा उठाकर सूरोंग पीछे से जाके उस ऑल्टर पे कब्जा करने जाती है, लेकिन तभी उस बंदे को इसका पता लग जाता है और वो ऑल्टर के अंदर जाने लगता है। उसी वक्त गुहाओ उस बंदे पर हमला कर देता है, पर वो बंदा गलती से नीचे गिर जाता है और वो अटैक सीधा सूरोंग को जाके लगता है और वो ऑल्टर से पीछे चली जाती है। इससे पहले कि सूरोंग रिकवर होती वहाँ टैंक पहुँच जाता है और वो अपने टीममेट्स पे चिल्लाता है कि वो जल्दी से जाके उस ऑल्टर पे कब्जा करे। गुहाओ उसके सामने पत्थर की दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन वो उसे तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। सूरोंग बहुत सारी तलवारों को समन करके उससे लड़ने लगती है और जब वो ऑल्टर को कैप्चर करने जाती है टैंक की स्वॉर्ड की स्पिरिट आके उसकी तलवार को तोड़ देती है। वो मोटू कहता है कि सर आपका प्लान काम कर रहा है। वो उसे मुक्का मारते हुए कहता है कि मेरा प्लान 5-0 से जीतने का था, पर कोई बात नहीं, हम 4-1 से भी जीत सकते हैं। ये सुन के सूरोंग उनका प्लान समझ जाती है। उसने ईशा को वैंग पे नजर रखने के लिए भेज दिया था ताकि अगर वैंग वहाँ से जाता है तो वो उसके ऑल्टर पे कब्जा कर ले और बचे हुए टीममेट्स बाकी ऑल्टर्स पे कब्जा करेंगे। सूरोंग कहती है कि हमें जीतने के लिए इस ऑल्टर पे कब्जा करना होगा और चेन चाओ को बूफेंग से अपना ऑल्टर डिफेंड करना होगा। इधर बूफेंग चेन चाओ से लड़ रहा होता है और वो उसे डरपोक कहता है
वहीं हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं जहां उसके फादर भी उसे डरपोक कहते हैं और कहते हैं कि तुम जैसा नकारा तो आज तक हमारी फैमिली में पैदा नहीं हुआ। चेंचो बस उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। वहीं जियांग काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और वो अपनी पूरी ताकत को यूज नहीं कर सकती। तभी वो पेड़ के पत्तों को नोटिस करती है जो कि मेटल के बने हुए थे, जिसके बाद वो अपने अटैक को पत्तों में मर्ज कर देती है और चेंचाओ पे अटैक कर देती है। इसके बाद हमें चेंचाओ का एक और पास्ट दिखाया जाता है जहां उसके फादर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उनकी तलवार उड़ के पीछे चली जाती है क्योंकि चेंचाओ ने उनसे बचने के लिए एक बैरियर बना दिया था जो कि बुद्धा की स्टेचू की शेप का था। वहीं प्रेजेंट टाइम में चेंचाओ काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है उसके अटैक से बचने की। वहीं दूसरी तरफ गुहाओ सुरोंग से कहता है कि वो पीछे चली जाए और वो अकेले ही इन्हें हैंडल कर सकता है। वो अपनी तलवार को अपने हाथ में रखता है। टैंग उससे कहता है कि जब तुम्हारे पास 7 तलवारें थीं, तब तुम मुझे नहीं हरा पाई। अब तो तुम्हारे पास 5 तलवारें बची हैं। लेकिन सुरोंग कहती है कि तुम्हें हराने के लिए मेरी बस एक ही तलवार काफी है और वो उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिट के साथ लड़ने लगती है। वहीं गुहाओ अपने स्वॉर्ड की स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ चेंचो हार मान जाता है, लेकिन वो अभी भी बूफेंग को रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो स्पिरिट सुरोंग पे भारी पड़ रहा था। टैंग उसके पास आके कहता है कि तुम्हें हार मान लेना चाहिए, लेकिन तभी उसके सामने एक फायर बर्ड आ जाता है और ये गुहाओ की स्वॉर्ड की स्पिरिट होती है जिसका की नाम फायर फिनिक्स था। और इस फायर फिनिक्स को समन करने के लिए एक स्वॉर्ड की स्पिरिट को सेक्रीफाइस करना जरूरी था, जिसके लिए सुरोंग ने अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को सेक्रीफाइस कर दिया था। तभी वो फायर फिनिक्स उन सभी पे हमला कर देता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। वहीं दूसरी तरफ चेंचाओ रोने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके दोस्त हार जाएं। और जैसे ही बूफेंग ऑल्टर को कैप्चर कर रहा होता है, चेंचाओ अपनी न्यू पावर्स को अवेकन कर लेता है। वो उसकी शील्ड को तोड़ के उसकी तलवार को नीचे फेंक देता है। ये सब देख के जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी असली रूप में आके उस पर हमला कर देती है। वहीं हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि ऑल्टर ऑफ फायर पे फैक्शन 60 का कब्जा हो गया है, ये सुनने के बाद ईशा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी फैक्शन 60 ऑल्टर ऑफ वुड को भी कैप्चर कर लेती है। और ऑल्टर ऑफ वुड को वैंग ने कैप्चर किया था, जिस पर वो इतनी देर से नजर रख रही थी। असल में वो फ्रोगी था। वहीं ईशा की पावर्स उस पर काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी पावर्स सिर्फ ह्यूमंस पे काम करती है। वहीं प्रेजेंट टाइम में सुरोंग चेंचाओ को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ फैक्शन 60 का स्कोर देख के सभी टीचर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वैंग के फादर काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। इसके बाद वैंग एक और ऑल्टर को कैप्चर करने के लिए जाता है, पर उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। अगर उसने तलवार घुसा दी तो एक्साइटमेंट की वजह से उसकी सारी पावर्स अनलीश हो जाएगी। बचपन से ही वो अपने सारे इमोशंस को दबा के रखता था। अगर उसके इमोशंस बाहर आ गए तो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी। पर उसके दोस्तों और सुरों के साथ बिताए हुए लम्हों की वजह से अब उसके इमोशंस बाहर आने लगते हैं और अब वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो तलवार पे से हाथ हटाने ही वाला था कि सुरोंग आके उसको रोक देती है और उसके इमोशंस प्यार के कंट्रोल में आ जाते हैं। वैंग फिर से स्माइल करता है और सुरोंग के सामने शर्माने लगता है, लेकिन उसी वक्त जियांग सुरोंग की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। वैंग उसकी सोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथों से गायब हो जाती है। ये देख के वैंग खुद पे से कंट्रोल खो देता है। उसका एम्यूलेट भी टूट जाता है। वैंग जियांग को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसी वक्त फ्रोगी आके टाइम को रोक देता है। लेकिन वैंग को रोकने के लिए ये अभी भी काफी नहीं था और वो जियांग को खींच के एक जोरदार मुक्का मारता है। जियांग कहती है कि तो अच्छा वो तुम थे जो कि सुरोंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। सुरोंग मारी जा चुकी है और वो वैंग पे कंटिन्यूअस अटैक करने लगती है, लेकिन इससे वैंग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। और जब वो जमीन पे गिरती है तो वो उसे वहाँ भी एक मुक्का मारता है, जिससे कि आसपास की जमीन भी टूट जाती है। इसके बाद वो फिर से उसे आसमान में फेंक देता है और आसपास के पत्थरों को इकट्ठा करके उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उसे जान से मारने के लिए वो अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है। वो उसके साथ साथ पूरी दुनिया को ही डिस्ट्रॉय करने वाला था। तभी जियांग उससे कहती है कि वैंगलिंग तुम बिल्कुल उसी की तरह हो, और वैंग इस चीज को सुनकर रुक जाता है और वो सुरों को याद करके वहाँ से जाने लगता है। वैंग अपनी पावर से सुरों को रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फ्रोगी उससे बताता है कि जियांग ने इसकी सोल को इसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया है, पर इसका शरीर तो अभी भी गर्म है और ये सांस ले रही है। तुम पागल मत बनो, ये मर चुकी है और तुम भी इसे जिंदा नहीं कर सकते। इसका शरीर इसलिए गर्म है क्योंकि मैंने टाइम को रोक दिया है
और टाइम के दोबारा चलते ही वो मर जाएगी। वैंग उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अपनी सारी ताकतों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ सूरों को जिंदा करने के लिए। फ्रॉगी कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद वैंग अपनी पूरी पावर्स को इकट्ठा करके पास्ट को चेंज करना चाहता था ताकि फ्यूचर बदल सके। फ्रॉगी उसे वार्निंग देता है कि फ्यूचर को चेंज करना नेचर के लॉस के अगेंस्ट है और इसकी वजह से तुम अपनी सारी पावर्स को भी खो सकते हो। फ्रॉगी और वैंग कंबाइन हो जाते हैं और फ्रॉगी उससे कहता है कि मैं हजारों सालों से जीता आया हूँ, पर आज तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा हूँ। और जब वे अपनी पावर का यूज करते हैं, वो इस नई दुनिया में फिर से पहली बार स्कूल जा रहा था, जहाँ की वो लड़के दोबारा से उसे परेशान करने लगते हैं। पर इस बार सूरों की जगह उसे चेंचाओ और गुहाओं बचाने आते हैं। और जैसे वैंग ने सूरों को पैसे दिए थे, वो इन्हें भी पैसे देने लगता है। पर फिर वो सोचता है कि मैं आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और क्लास में भी वैंग को लगता है कि सामने सूरोंग है, पर वो देखता है कि वो कोई और लड़की है। स्कूल से छुट्टी के बाद रास्ते में उसे सूरोंग दिखती है और वो कार का पीछा करने लगता है, पर वो सूरोंग नहीं बल्कि कोई और थी। वैंगलिंग हमेशा से चाहता था कि वो एक पीसफुल जिंदगी जिए, पर वैंग की स्पेस की पावर और फ्रॉगी की इस टाइम की पावर की मिलने की वजह से वो एक नई अर्थ को ही क्रिएट कर देता है। और ये नई दुनिया पुरानी दुनिया से सब कुछ एब्जॉर्ब कर रही थी। अगर इसे नहीं रोका गया तो पुरानी दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है। और इसके बाद हमें यमलोक दिखाया जाता है, जहाँ पर सूरों की सोल पहुंची होती है और वहाँ उस दुनिया की नई मोनार्क बैठी है, जो उसे देख के कहती है कि ये क्या है, क्या एक सेकेंड, कहीं ये मास्टर की। जब वो उसका डीएनए टेस्ट करते हैं तो वो 99% मैच करता है। ये देख के वो सभी डर जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक सपना है। इसके कुछ देर बाद वो लड़की कहती है कि ये तो मास्टर की बंदी है। दूसरा बंदा कहता है कि जल्दी करो वरना वो लड़का तीनों दुनिया को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद वो जल्दी से सूरों के सोल को वापस भेज देते हैं। सूरों को जिंदा देखकर सोर्ड की स्पिरिट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सूरों को यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बताता है और कहता है कि मास्टर इस बार काफी अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे और उन्होंने तुम्हारे लिए एक पूरी न्यू वर्ल्ड को ही क्रिएट कर डाला। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वहीं सूरोंग सोर्ड को लेके वैंगलिंग की दुनिया की तरफ हमला कर देती है और वो सभी चीजों को डॉज करते हुए वैंग में तलवार को घुसा देती है। और ऐसा होते ही वैंग को सूरोंग की सारी यादें वापस आ जाती है। इस तरह से सूरोंग वैंगलिंग को यहाँ से बाहर निकाल लेती है और टाइम फिर से रिवाइंड होके उस वक्त पे पहुंच जाता है जब जियांग अपने असली रूप में आने वाली थी। लेकिन इस बार जब वो चेंचाओ पे हमला करने जा रही थी, वैंग उसे थप्पड़ मार के जमीन में घुसेड़ देता है और वो लास्ट ऑल्टर को भी कैप्चर कर लेता है और इस तरह से फैक्शन 60 जीत जाता है। तभी वहाँ सूरोंग आ जाती है और वो वैंग से कुछ कहना चाहती थी, पर तभी वहाँ पर कई सारे मीडिया वाले आ जाते हैं। वहीं पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि वैंग अपनी पावर का यूज करके पूरी दुनिया को फिर से रीस्टार्ट कर देता है। फ्रॉगी कहता है कि तुमने नेचर के विरुद्ध काम किया था, तो ये सब फिक्स करने के लिए सेम रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। अगर तुम वापस से इस दुनिया को रीस्टार्ट करना चाहते हो, तुम्हें इनका यूज करना होगा। तुम्हारे स्वॉर्ड के हमले से जो दुनिया हमने बनाई थी उसका स्पेस और टाइम अलग हो चुका है। तुम इनका यूज करके टाइमलाइन को रिवर्स कर सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल टाइम ट्रेवल जैसा नहीं होगा। और यहाँ जो कुछ भी हुआ था सूरोंग उन सभी चीजों को भूल जाएगी। सूरोंग कहती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, कम से कम हम दुनिया को तो बचा लेंगे। इसके बाद वैंग अपनी पावर से टाइमलाइन को रिवर्स कर देता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में वैंग के फादर आते हैं। फ्रॉगी कहता है कि तुम्हें पता है ना, अगर ये एम्यूलेट तुमने दोबारा से लगा लिया तुम्हारे इमोशंस फिर से सील हो जाएंगे। वैंग कहता है कि मैं दुनिया में शांति चाहता हूँ और उसके डैड उसके ऊपर एम्यूलेट को लगा देते हैं और वहीं इमोटर्स की टीम जाके जियांग को पकड़ लेती है और हार की वजह से टैंक के टीचर स्टूडेंट्स को डांटने लगती है। एंड स्क्रीन पर कुछ तुम्हें वीडियोस दिखाई दे रही होगी तो उसे भी जरूर जाकर चेक करना।